नमस्कार, न्यूज स्टेट पर दो टूक लेकर मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र अवस्थी। बिहार में चुनावी सरगर्मी शुरू होते ही नेता विपक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर से वोटर लिस्ट वाले विवाद को हवा दे दी है। एक अंग्रेजी अखबार में लेख के जरिए राहुल गांधी ने बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मैच फिक्सिंग के आरोप लगा दिए। महाराष्ट्र में मैच फिक्सिंग नाम से लेख में राहुल गांधी ने दावा किया कि महाराष्ट्र में बीजेपी ने 5 तरीकों से चुनाव फिक्स कराया। चुनाव आयोग में अपने हिसाब से नियुक्तियां की, वोटर लिस्ट में फर्जी मतदाताओं को जोड़ा गया। राहुल गांधी ने लिखा कि अगला नंबर अब बिहार का है। राहुल गांधी के आरोपों का चुनाव आयोग ने खंडन किया है। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी पर तथ्यों को नजरअंदाज करने के आरोप लगाए हैं। उधर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राहुल गांधी पर फेक नैरेटिव गढ़ने के आरोप लगाए हैं। बीजेपी अध्यक्ष ने राहुल गांधी पर बार बार हारने के बावजूद बेशर्मी से झूठ बोलने के आरोप लगाए हैं। वो ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बिहार में उनकी हार तय है। हमने सरकार से सवाल पूछा कि जो कमिटी है जो चुनाव आयुक्त को चुनती है, उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को क्यों हटा दिया गया, क्यों गृह मंत्री को ले लिया गया। तो नियत में आपकी क्या खोट थी कि आपको चीफ जस्टिस वहाँ नहीं गवारा हो रहा था, आप गृह मंत्री को ले आए। ऐसे हमारे सवाल हैं जिनका जवाब आज तक तो मिला नहीं हमें। तो राहुल गांधी ने जो सवाल पूछे हैं, या तो चुनाव आयोग सीधा सीधा उसका जवाब दे। हम तो चुनाव आयोग को भी आज़ाद करवाना चाह रहे हैं। साहब, आप आज़ाद हो जाइए, बेड़ियों से बाहर निकलिए। विपक्ष को जब हार दिखाई पड़ रही होती है तो कभी ईवीएम पे दोष मढ़ता है, कभी चुनाव आयोग पे, कभी स्थानीय प्रशासन पर। विपक्ष के जो नेता हैं उनका एक फैशन बन चुका है कि हार का ठीकरा कभी चुनाव आयोग पे फोड़ दो, कभी वहां के प्रशासन पे फोड़ दीजिए, कभी ईवीएम पे फोड़ दीजिए, और खुद की जो जनता जनार्दन के साथ सरोकारों से जुड़ने की जो जिम्मेदारी है उससे मुक्त हो लीजिए। और आज की बहस के सवाल पर एक बार नजर डाल लेते हैं। राहुल का फिक्सिंग वाला बयान सियासी हलकों में मचा घमासान। महाराष्ट्र में गवाया चुनाव, बिहार में फिक्सिंग वाला दांव। विपक्ष का पहले ईवीएम पर सवाल, अब वोटर लिस्ट पर भी बवाल। चुनाव आयोग पर राहुल का निशाना, हार का ढूंढ रही हैं बहाना। इन्हीं सवालों के साथ में चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ में कौशल कांत मिश्रा, प्रवक्ता बीजेपी, धर्मेंद्र सिंह, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, इसके अलावा अंशु अवस्थी, प्रवक्ता कांग्रेस, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। धर्मेंद्र जी और कौशल कांत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज स्टेट पर। सबसे पहला सवाल कौशल कांत जी आपसे, चूंकि राहुल गांधी जब भी चुनाव आने वाले होते हैं, चुनाव का रिजल्ट आता है, तब वो चुनाव आयोग और ईवीएम पर ठीकरा फोड़ते नजर आते हैं। अब बिहार में देखिए विधानसभा चुनाव आने वाला है, उससे पहले राहुल गांधी की तरफ से यह बड़ा आरोप लगा दिया गया है कि बीजेपी चुनाव में फिक्सिंग करती है चुनाव आयोग के साथ मिलकर किसी भी चुनाव को जीतने के लिए। महाराष्ट्र में भी बीजेपी ने यही किया था। धीरेन्द्र जी, मैं अभी पवन जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के जो कांग्रेस के जो नेशनल स्पोक्स पर्सन आपने जो क्लिपिंग चलाई उसमें सुना। पहले तो कांग्रेस वाले बड़े ही सफाई से झूठ बोलते हैं। उन्होंने कहा चीफ जस्टिस को हटा दिया गया। पहले तो इतिहास पता होना चाहिए। देश की आजादी के बाद जवाहरलाल नेहरू जी जब पहले प्रधानमंत्री बने थे, तब से लेके मनमोहन सिंह तक चुनाव आयोग की नियुक्ति कैसे होती थी पता है? प्रधानमंत्री के ऑफिस से एक नाम की चिट आती थी, और नाम की चिट खोल दी जाती थी और उसको चुनाव आयुक्त बना दिया जाता था। फिर जब मोदी जी की सरकार आई और उस समय कुछ ऐसे लोग होते हैं ना, अर्बन नक्सल्स, वो कोर्ट में केस के लेके गए कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। तो चुनाव आयोग के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि जब तक सरकार कोई कानून बना करके चुनाव आयोग की नियुक्ति को पारदर्शी तरह से सरकारी कानून बना करके नहीं लाती, तब तक के लिए प्रधानमंत्री, लोकसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन और चीफ जस्टिस, ये तीनों मिलकर के टेम्परेरी तौर पे चुनाव आयुक्त का गठन करेंगे। जब तक सरकार चुनाव नहीं बनाती तब तक। अब 75 साल से कांग्रेस राज कर रही थी अपनी चिट वाली तरकीब से कि एक चिट आती थी, उसको चुनाव आयोग बना दिया जाता है, उसको कानूनी तौर पर पार्लियामेंट से पास करके चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर एक कानून बनाया गया, जिसके बारे में कांग्रेस के प्रवक्ता साफ साफ झूठ बोल रहे हैं
कि चीफ जस्टिस को हटा करके बनाया गया, तो ये तो वहां पे तो एक्सपोज होते हैं। अब ईवीएम की बात कर लेते हैं। जब जब ये चुनाव हारते हैं तब ईवीएम पे ठीकरा फोड़ते हैं। तो इनके लिए राहुल गांधी जी अभी तक लगभग मेरे ख्याल से 90 से ज्यादा ही चुनाव हार चुके हैं। तो उनके लिए एक बहुत सटीक सा एक शेर है कि ताउम्र राहुल जी यही भूल करते रहे, धूल चेहरे पे थी आईना साफ करते रहे। तो राहुल जी अपनी लीडरशिप में कमी न ढूंढ करके जनता में, ईवीएम पे और विपक्ष में और पक्ष में बैठे लोगों के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। तीसरी चीज जो वोटर लिस्ट की बात करी जा रही है, महाराष्ट्र का चुनाव हुए कितने दिन हो गए, अभी तक क्या कर रहे थे, सो रहे थे। और अगर राहुल गांधी जी के पास इतने पक्के सबूत हैं तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस काहे कर रहे हैं, जाके सुप्रीम कोर्ट में केस में क्यों नहीं करते। कांग्रेस के नेता आतंकियों के लिए खड़े हो जाते हैं, हिंदुओं के मंदिरों के खिलाफ अर्जी दे देते हैं। तो ये तो चुनाव आयोग की ट्रांसपेरेंसी की बात है भाई। जाइए सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल लगाइए और दूध का दूध पानी का पानी करिए अगर आप में सच्चाई है तो। पर केवल चुनाव में उन्हें मालूम है कि ये बिहार में हारने वाले हैं, कांग्रेस का कुछ जमीनी स्तर पे बचा नहीं है, आरजेडी ये कंधे पे चढ़ के कूद रही है, जैसे उत्तर प्रदेश में समाजवादी कंधे पे बैठ के कूदती है, वही कांग्रेस का हाल है। हारने से पहले की तैयारी और कुछ नया नहीं है। धर्मेंद्र सिंह जी, अखिलेश यादव का भी वही हाल है। लोकसभा चुनाव के बाद अखिलेश यादव भी ये कहते नजर आए थे कि अगर उत्तर प्रदेश में वो 80 के 80 सीटें जीत जाते हैं तब भी वो ईवीएम पर भरोसा नहीं करेंगे। चुनाव आयोग को लेकर भी कई सारे सवाल उन्होंने खड़े किए थे। 2004 से ईवीएम मशीन का इस्तेमाल हो रहा है भारत में, सभी विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में और भी इलेक्शंस में। 2004 के बाद से समाजवादी पार्टी की भी प्रदेश में कई दफा सरकार बनी है, कई लोकसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी के सांसद जीते भी हैं। लेकिन ईवीएम को लेकर बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जिस तरह से राहुल गांधी ने अब सवाल खड़े किए हैं, इसको लेकर कई बार अखिलेश यादव की तरफ से भी सवाल खड़े किए गए। आखिर ऐसा क्यों होता है? जी नमस्कार धीरज जी। देखिए, ऐसा है, संसदीय प्रणाली में लोकतंत्र की आत्मा स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव में होती है, और जब उस पर सवाल उठेगा उसकी निष्पक्षता पर, तो लोकतंत्र की कल्पना करना बेमानी है। आर्टिकल 324 स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए निर्वाचन आयोग को शक्ति देता है कि जिससे किसी प्रकार की कोई उंगली न उठे। उसके लिए सारे राजनीतिक दल, चाहे सत्ता पक्ष को चाहे विपक्ष को, सब बराबर हैं। जब सुप्रीम कोर्ट ने 2023 में फैसला दिया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उस कमेटी के मेंबर रहेंगे, प्रधानमंत्री और लीडर ऑफ अपोजिशन और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो क्या इस सरकार को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की इंटीग्रिटी पर भरोसा नहीं था जो संसद से इनको हटाना पड़ा? और अगर उसमें अपने मिनिस्टर को जोड़ना था और बहुमत के आधार पर फैसला करने की बात लिखनी थी, तो फिर क्या एलओपी को करना केवल एक दिखावा भर नहीं लगता है आपको कि एलओपी का नाम जोड़ दो जब करना आप ही को? तब तो पहले ही था, ठीक है, प्रधानमंत्री की सलाह पे राष्ट्रपति नियुक्त करते या राष्ट्रपति को खुद ही पावर रहता। लेकिन देखिए, ये सवाल साहब बहुत स्थिति जो दयनीय कब हो जाती है, जब आप सबसे पहले तो उसकी जड़ पर हमला करते हैं। जब नियुक्ति प्रक्रिया में आप मिनिस्टर और प्रधानमंत्री मिलकर तय कर रहे हैं, तो आप एक राजनीतिक दल है और आपने चीफ इलेक्शन कमिश्नर जिसको बनाना है उसको बुला करके, या ईसी जिसको बनाना, आप पहले से कह दे रहे कि आपको हमारी बात सुननी और विपक्ष की बात सुननी नहीं है। इस आधार पर वो इसी एग्रीमेंट के तहत अगर बन गया तो स्वाभाविक सी बात, आप चाहे जितना आरोप लगाइए। अगर फिक्सिंग ही करनी हो तो लोकसभा चुनाव में बीजेपी 240 पर क्यों रह गई? क्यों बहुमत नहीं हासिल कर लिया बीजेपी ने? अब मैं बता रहा हूं कि वो क्या है, वो तो अलग विषय है कि जनता, हो सकता है कि अगर निष्पक्ष चुनाव होता तो 40 पर रह जाती बीजेपी। ये अलग विषय कितने पर है। देखिए 2024 में, अब मेरी बात सुन लीजिए, 2024 के इलेक्शन में प्रधानमंत्री जी ने कहा, मंगलसूत्र, मुस्लिम तुष्टीकरण वाले भाषण दिए। उसके पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर कह चुका था कि कोई भी धार्मिक आधार पर, सेना के आधार पर वोट नहीं मांगेगा। क्या प्रधानमंत्री के भाषणों पर इलेक्शन कमीशन ने कोई कार्रवाई की? जबकि विपक्ष के नेता आदरणीय राहुल गांधी हो, आदरणीय अखिलेश यादव जी, राहुल गांधी हो, चाहे ममता बनर्जी हो, जो भी लोग रहे, उनको हर छोटे मामले में नोटिस पे नोटिस। तो ये चयन, ये जो निष्पक्षता की बात थी निर्वाचन आयोग की, वो पारदर्शिता कहाँ दिखी? इसका मतलब वो जो है, अच्छा, एमसीसी इसी तरह मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में जो है लागू होने के बाद सत्ताधारी दल सरकारी योजनाएं लेके आता रहा और घोषित करता रहा। एक बार भी आप बताइए जिस पर अपनी योजनाओं को सरकारी खर्च से प्रचार प्रसार करता रहा, एमसीसी लगने के बाद भी। लेकिन जो है
उनका एमसीसी केवल विपक्ष के नेताओं के लिए रहा। सेना का खुलेआम उपयोग हुआ कि नहीं हुआ? आप बताइए। आयोग ने एक बार भी कहा प्रधानमंत्री जी को नोटिस दे करके कि आप सेना का नाम लेकर के मत नहीं मांग सकते, आप देश के जो नागरिक के वो एक वर्ग विशेष के नागरिक का नाम लेकर के आप वोट नहीं मांग सकते। लेकिन नहीं साहब, ईवीएम पे जब सवाल उठे टेम्परिंग और उसकी बात, आप नहीं माने। 100% वीपी पैट मिला। देखिए, आप निष्पक्षता के लिए 100% वीवी, आप 5% मिला, 100% मिलाने में आयोग को क्या जाता है भाई? कौन रोक रहा है? आप क्यों नहीं विपक्ष की मांग मानते? अगर आपका मन साफ है, नियत साफ है, तो आप 100% की बात मान लीजिए। और दूसरी बात देखिए, ऐसा है कि इसका निदान यही है, या तो बैलेट से हो, जिस पर किसी प्रकार का किसी को वो न हो। हमारे नेता लगातार बैलेट मांग करते हैं, लेकिन इन वर्तमान परिस्थितियों में यह है कि इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति में पहली बात तो पारदर्शिता लानी चाहिए। ये अगर सरकार को ही करना है तो पारदर्शिता नहीं आ सकती। 100% बीपी पैट का मिलान हो और या बैलेट पेपर चुनाव करा जाए। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का जो है समान प्रयोग हो, पक्ष पर भी विपक्ष भी। इलेक्शन कमीशन के लिए दोनों बराबर होते हैं। मतदाता सूची का स्वतंत्र ऑडिट हो, और सबसे महत्वपूर्ण चीज है फॉर्म 17C और सीसीटीवी सार्वजनिक करने में क्या बुराई है? अगर वो आपकी इंटीग्रिटी को खत्म करने के लिए आपका मन साफ है, तो फॉर्म 17C और ये जो सीसीटीवी है उसको सार्वजनिक करिए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। आप कह रहे हैं आप खुल के बोलना नहीं चाहते हैं, करना नहीं चाहते। ठीक है धर्मेंद्र जी। कौशल कांत जी जवाब, उसके बाद अंशु जी आपके पास आएंगे। देखिए, सबसे पहले तो इन्होंने पूरा इस पे कोई सवाल जवाब नहीं किया कि जो बात सुप्रीम कोर्ट की कमेटी की कर रहे हैं। धर्मेंद्र जी, शायद आपको जानकारी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने कोई कमेटी सरकार ने बनाई नहीं थी। वो टेम्परेरी कमेटी सुप्रीम कोर्ट में जब तक केस पेंडिंग था तब तक की गई थी, जब तक कि सरकार एक परमानेंट बिल नहीं लाती, एक पहले कानून तो आप नहीं देखिए लाती, भाई, ऐसा तब तक आप के पढ़ लिए। के आया दूसरी करिए, चीज, पढ़ के आइए। दूसरी सुप्रीम चीज, कोर्ट ने अरे प्रॉपर एक कमेटी दिया था, मार्च 2023 का फैसला अरे पढ़ सर, लीजिए। और उसी नहीं की तो बात कहिए कर आके रहा उपलब्ध करा, सर, धीरेन भाई से कहिए उपलब्ध प्लीज। करा देंगे। सुन लिया मैंने। उसमें वो टेम्परेरी अरेंजमेंट था साहब, जब तक कि सरकार कानून नहीं बनाती। उसको पूरा तो पढ़िए। मैं आपकी बात को खारिज नहीं कर रहा हूं, मैं उसको और क्लियरिफाई करके जनता के लिए क्लियरिटी दे रहा हूं कि वो टेम्परेरी तौर पर कमेटी बनाई गई थी। मीनवाइल सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को फाइनल कानून लाने का आदेश दिया था। ये पूरी बात है। अब दूसरी बात, महाराष्ट्र की बात करते हैं। महाराष्ट्र में 9 कंप्लेन की गई थी वोटिंग को लेकर के, सॉरी 90 कंप्लेन की गई थी। 1 लाख बीएलओ थे, 1 लाख बीएलओ के पास एक भी रिटर्न कंप्लेन नहीं दी गई, खाली जबानी कंप्लेन दी गई। जब ईवीएम की बात हुई थी तो सारे नेताओं को बुलाया गया था कि आइए उसको हैक करके दिखाइए। कोई नहीं गया था, ना कांग्रेस गई थी, ना समाजवादी पार्टी गई थी। और तीसरी चीज, 75 साल तक इलेक्टोरल रिफॉर्म आपको नजर नहीं आ रहे थे, आज इलेक्टोरल रिफॉर्म नजर आ रहे हैं। तो इलेक्टोरल रिफॉर्म एक सेपरेट प्रोसेस है। आप सरकार के साथ बैठिए, जब इतने सारे बिल लाते हैं, एक बिल इलेक्टोरल रिफॉर्म पे लाइए, इलेक्टोरल रिफॉर्म जब पूरा पार्लियामेंट तैयार होगी आ जाएंगे। और जहां तक रही वीवीपैट मिलान की बात, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 10% का मिलान होगा, क्योंकि संसाधन और टाइम की लिमिटेशन है। इतना बड़ा 140 करोड़ का लोकतंत्र है, तो 10% का मिलान करके सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा गया है। सुप्रीम कोर्ट के सामने मामला था, तो केवल अपनी हार को बचाने के लिए उसका ठीकरा ऑलरेडी ईवीएम पे और चुनाव आयोग पे डालने की तैयारी कांग्रेस कर। आप क्यों बीच में पड़ रहे हैं? उत्तर प्रदेश नहीं, वो बिहार की बात है। जब उत्तर प्रदेश जाएंगे तो आपके ही कंधे पे चढ़ेंगे, चिंता मत कीजिए। कीजिए। कौशल कांत जी, अंशु अवस्थी जी, बिहार की विधानसभा नजदीक हैं और महाराष्ट्र की विधानसभा चुनाव को लगभग 1 साल से ज्यादा वक्त बीत गया है। अब राहुल गांधी की तरफ से जो बयान सामने आया उसको लेकर बीजेपी कह रही कि कब तक राहुल गांधी अपनी हार का ठीकरा ईवीएम और चुनाव आयोग पर फोड़ते रहेंगे। देखिए धीरज जी, जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने चुनाव आयोग पर सवाल खड़े किए हैं, और ये सिर्फ चुनाव आयोग की बात नहीं, जितनी संवैधानिक संस्थाएं उन पर जब सवाल खड़े होते हैं, भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से उनका बचाव करते नजर आती है, इस बार भी उसी तरीके से बचाव नजर करते आ रही। तो इससे ये पता चला है कि तीर बिल्कुल सटीक निशाने पर लगा है। भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है, और जिस तरीके की बातें ये बिहार चुनाव और दूसरे चुनाव की कर रहे हैं, राहुल गांधी जी ने अपने आर्टिकल में भी इस बात को कहा है कि हम जिस
सवाल को उठा रहे हैं जो महाराष्ट्र में हुआ, ये जरूरी नहीं कि हर राज्य में हो। जो बात ये बार बार कह रहे हैं कि लोकसभा में बीजेपी 240 पे रहेगी, बिहार में हम कांग्रेस जीतेगी या क्या परिणाम होंगे, लेकिन जो महाराष्ट्र चुनाव में आपको मैं कुछ आंकड़ों बात बताता हूं आपके दर्शकों को, और आपको भी समझ में आ जाएगा। महाराष्ट्र में 2019 में लोकसभा के जब चुनाव हुए तो 8 करोड़ 98 लाख वोटर थे। 2024 के जब चुनाव हुए तो 9 करोड़ 29 लाख वोटर थे, यानी 5 साल में सिर्फ 31 लाख वोटर बढ़े। लेकिन 2024 में ही लोकसभा चुनाव के 5 महीने बाद जब विधानसभा चुनाव हुए तो वोटरों की संख्या हो गई 9 करोड़ 70 लाख, यानी कि 41 लाख वोटर 5 महीने में बढ़ गए, और पिछले 5 महीने में बढ़े थे सिर्फ 31 लाख 19 से 24 तक। तो इस पर सवाल है। दूसरा, महाराष्ट्र सरकार ये कहती है कि उनके प्रदेश में वयस्क लोगों की जो संख्या है वो मात्र 9 करोड़ 54 लाख है। अब दूसरी बात कर लेते हैं। अब मुझे आप ये बताइए कि जब 9 करोड़ 54 लाख सरकार ही मान रही कि उनके यहाँ वयस्क लोग हैं 18 साल के ऊपर, तो 9 करोड़ 70 लाख वोटर कैसे हो गए, जो लोकसभा चुनाव के समय 5 महीने पहले 9 करोड़ 29 लाख थे। तीसरी बड़ी मजेदार बात, 5 बजे तक जो मतदान हुआ था वो 58.2% था, लेकिन सुबह जब चुनाव आयोग ने परिणाम जारी किए तो वो बढ़कर पहुंच गया 66.5, यानी 7.83% बढ़ गया। अब 7% बढ़ने का मतलब ये हो गया कि जिन 12,000 बूथों पर, महाराष्ट्र में 1 लाख के लगभग बूथ हैं, जिन 12,000 बूथों पर वोटों की संख्या बढ़ाई गई, जो ये मतदाता बढ़े, वहां पर 5 बजे के बाद 600 वोट पड़ा। अगर एक वोट को पढ़ने में 1 मिनट लगता, वोटर लिस्ट चेक करना, उसकी आईडी चेक करना, ये सब जानकारियां चुनाव आयोग से, अगर 1 मिनट लगता तो 600 वोट। 1 मिनट मेरी बात आ जाने दीजिए, महत्वपूर्ण बात है। मैं 10 सेकंड में अपनी बात कंप्लीट कर रहा हूं, मेरी बात कंप्लीट हो जाने दीजिए। ठीक है। अब 5 बजे के बाद अगर 600 वोट डलवाने तो 10 घंटे चाहिए। कहीं दूर दूर तक क्या 4 बजे रात तक वोटिंग हुई है क्या? तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, चुनाव आयुक्तों की जो नियुक्ति थी उसमें सरकार ने संशोधन कर दिया, और जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, मुख्य न्यायाधीश देश के, उनको उस कमेटी से बाहर कर दिया, गृह मंत्री अंदर आ गए। अब लोकसभा में जो नेता विपक्ष के, उनके वोट को वहां पर अप्रभावी कर दिया गया। तो ये दिखाता है कि पूरी मैच फिक्सिंग है। महाराष्ट्र चुनाव के बाद जो ये कह रहे हैं हमने शिकायतें नहीं की, महाराष्ट्र छोड़िए, हम हाईकोर्ट तक गए, हाईकोर्ट में हेरफेर की गई थी, तो 1 साल का वक्त क्यों बिता दिया आपने? उस वक्त आवाज क्यों नहीं उठाई? उस वक्त शिकायत क्यों नहीं की चुनाव आयोग से? नहीं धीरेन जी, चुनाव आयोग में शिकायत की, हमारा डेलीगेशन मिला, उसके बाद हम न्यायपालिका गए। मैं उसी आगे की बात को ही पूरा कर रहा हूं। हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग को जो सीसीटीवी फुटेज और जो वीडियोग्राफी हुई थी उसको शेयर करने के निर्देश दिए। अब यहीं पर फिर खेल समझिए, चुनाव आयोग ने सरकार से मिलकर जो इनका इलेक्शन कमीशन का 1961 का नियम धारा 93 सेकंड ए, उसमें परिवर्तन करके जो उसकी शेयरिंग थी उसे सीमित कर दिया। अब मुझे बताइए, सीसीटीवी वीडियो जो होते हैं वो तो पारदर्शिता के लिए है। अगर आप उनको न्यायपालिका से छिपाएंगे, अगर विपक्ष सवाल कर रहा है उस पर आप सफाई नहीं देंगे, उस पर जवाब नहीं देंगे, तो उससे पारदर्शिता बचेगी क्या? ये मैच फिक्सिंग नहीं तो और क्या है? देश जानता है कि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र में नहीं, लूटतंत्र में भरोसा करती है, और इसी लूटतंत्र ने उनको खूंखार बना दिया है, जो वो जनता के जनादेश का रोज खंडन करते, रोज संविधान की हत्या करते। भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक में अगर ये मैच फिक्सिंग था, अगर गड़बड़ी हुई थी, हेरफेर हुआ था, तो कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार कैसे आ गई? और अभी दिल्ली में हाल ही में विधानसभा के चुनाव हुए, यहां पर भी आम आदमी पार्टी हारी थी, हार स्वीकार की आम आदमी पार्टी ने, कोई सवाल नहीं उठाया ईवीएम को लेकर। अंशु जी, देखिए मैंने क्या कहा, राहुल गांधी जी ने अपने आर्टिकल में धीरेन जी इस बात को कहा है कि महाराष्ट्र में जो बातें हैं, उन्होंने ये जो मैंने आपको तथ्य आपके सामने रखे, दर्शकों के सामने रखे, वो सारे तथ्य राहुल गांधी जी ने अपने आर्टिकल में लिखे हैं और तथ्यवार उन चीजों को पेश किया है। अब क्या उस तरीके का भ्रष्टाचार अगर कर्नाटक में नहीं हुआ तो क्या महाराष्ट्र की बात करना बंद कर देना चाहिए?
अगर दिल्ली में उस तरीके का करप्शन नहीं हुआ तो क्या महाराष्ट्र की हम बात करना बंद कर दें जहां पर धांधली हुई है? नहीं, अगर जहां पर धांधली हो 5 रही महीने है, में जो है 41 लाख मिली वोटर हुई बढ़ है गए। फिक्सिंग में, तो बीजेपी चुनाव फिर कोई हारे ही ना, सभी राज्यों में उसकी सरकार बन जाए। सवाल ये है अंशु जी, ठीक है, अब कौशल कांत जी से जवाब ले लेते। कौशल देखिए, कांत, आप नहीं समझ रहे। देखिए, जहां पर देखिए फिर से समझिए, जहां पर भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि वो डाका डाले, लोकतंत्र को लूटने की कोशिश करे, वहां पर वो लूटने की कोशिश करती। मुझे कौशल कांत जी एक जवाब दे दें। महाराष्ट्र की सरकार कहती है कि हमारे यहाँ वयस्क 9 करोड़ 54 लाख है, तो वोटर 9 करोड़ 70 लाख कहां से हो गए भाई? जरा बताएं कौशल कांत जी, जरा समझाएं। बिहार के बारे में समझा रहे थे, जरा इसके बारे में समझा दें हमें। ठीक है कौशल कांत जी। देखिए, सबसे पहले तो अंशु जी थोड़ा लेट जुड़े, तो आपको ये जरा जाने के पहले जरूर बता जाइएगा कि 2000 के पहले 2000 सर सुनो सर 9 करोड़ 54 लाख अरे सर सुनो तो वोटर लोग हैं। अब जवाब दे रहा हूं भाई, जवाब दे रहा हूं आपको, बता रहा हूं। 9 करोड़ 70 लाख वोटर कहां से होगा, इसका जवाब दे दो ना। अरे सुन तो लीजिए भैया, जितने वयस्क हैं उतने वोटर है, ये जरूरी नहीं है, उनकी मर्जी है वो वोट दे या ना दे। और मैं बता देता हूं, आप वही पर जुड़ना चाहते हैं ना। वयस्क 18 साल के ऊपर होता है। बीच में मत बोलिए भाई अंशु जी, मैं बीच में आपने नहीं बोला था ना। एक बार सुन तो लीजिए अंशु जी, मैं बीच में मत नहीं बोला था, इस तरीके की बात नहीं होनी चाहिए ना। आपने अपनी बात कही तो जवाब तो सुन लीजिए, पहले पूरी बात सुन तो लीजिए सरकार। आप मध्य प्रदेश से चले गए क्या वहां पर? ठीक है अंशु जी, ऐसे वन साइडेड नहीं चलेगा ना। ठीक है, मेरी बात सुनेंगे? ठीक है कौशल कांत जी बोलिए। ठीक, 2014 में टोटल परसेंट ऑफ वोटिंग हुई थी 63%, 2019 में वोटिंग हुई 61%, ये वोटिंग बढ़ के 2024 में हो गई 66%। इस वजह से वोटिंग परसेंट बढ़ने की वजह से ये हुआ। और जो लोग वयस्क हैं, वयस्क जितने हैं वो सारे वोटर हों, ये कहीं नहीं लिखा हुआ है। आप राहुल गांधी को थोड़ा पढ़ाइए, समझाइए कि वोटर भैया जो आप कह रहे हो वही तो मैं भी कह रहा हूं, आप ध्यान नहीं दिए मेरी बात पर। कौशल कांत जी, मेरी बात का ध्यान नहीं दिया आपने। जो आप कह रहे हो वही मैं कह रहा हूं। वयस्क लोगों की, एक मिनट मेरी बात सुनिए, एक मेरी बात सुनिए तब जवाब दीजिए। मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए तब जवाब दीजिए। वयस्क लोगों की संख्या है 9 करोड़ 54 लाख। अरे सुन लीजिए कौशल कांत जी, इधर उधर आप बोले जा रहे हैं, मुद्दे की बात सुनिए। वयस्क लोगों की संख्या महाराष्ट्र सरकार ने बताई 9 करोड़ 54 लाख, वोटर हो गए 9 करोड़ 70 लाख। तो वयस्क लोगों से ज्यादा वोटर कैसे हो सकते? कम तो हो सकते थे, ज्यादा कैसे हो सकते भाई? कौशल कांत जी जवाब। अंशु जी, आप जिसके आप वयस्क का मतलब क्या? वयस्क मतलब 18 साल से ऊपर सब, ठीक, और वोटिंग परसेंट बढ़ गया। जिसके पास वोटर आईडी कार्ड है वही तो वोटर होगा। और दूसरी चीज, वोटिंग परसेंट, ये समझ ही नहीं पा रहे हैं या समझना नहीं चाह रहे लोगों को। अरे साहब, वोटिंग परसेंट अगर 61% से 66% हो गया, और शाम के जो आपके बीएलओ के साथ जो आपके लोग बैठे हुए थे, हर पार्टी के लोग वोटिंग के टाइम में होते हैं, इवनिंग में, क्या किसी ने कहीं कंप्लेन की? किसी ने कोई धांधली की बात की? केवल और केवल आप आंकड़ों के पीछे छुपने की कोशिश कर रहे हैं। और अंशु जी ये बताइए, जब जवाहरलाल नेहरू से लेकर मनमोहन सिंह जी तक इलेक्शन कमीशन का चुनाव कैसे होता था, ये जरा बता के जाइएगा। क्या उसमें चीफ जस्टिस होते थे? ये जरूर बताइए। ठीक है अंशु जी जवाब, उसके बाद अरविंद जी आपके पास आएंगे। देखिए मैंने इनसे 10 बार पूछा, दर्शक इस बात को समझ गए। जब वयस्क लोगों की संख्या 9 करोड़ 54 लाख है तो वोटर वो कम हो सकते, 9 करोड़ 70 लाख नहीं हो सकते। लेकिन कौशल कांत जी बड़े स्मार्ट तरीके से उस बात को घुमा के निकल गए। अब मुझे ये बताइए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पे आखिर सरकार को भरोसा क्यों नहीं? चुनाव आयोग, सर मेरा सवाल, आयोग के जो आयोग, सर मेरा सवाल में सर मेरा सवाल क्यों हटाने का काम किया? मेरा सवाल, मनमोहन सिंह जी के समय तक जवाहर जी हुए, राहुल जी हुए, राजीव जी हुए, आपकी मंशा इंदिरा जी हुई, उसके बाद आप चाहते हैं कि हम संविधान बदल दें। आपके नेताओं ने कहा संविधान बदल दें, इसी तरीके से आप संविधान बदलना चाहते हैं। पहले चुनाव आयोग कैसे बनता था? बदल के इस देश में तानाशाही लागू करना चाहते हैं। जनता ने तो आपको हराया है, इसी उत्तर प्रदेश की धरती पे आपको जनता ने हरा दिया। लेकिन आप बड़े स्मार्ट तरीके से आप सारी बातें कर रहे हैं।
आप ये नहीं बता रहे कि वयस्क जब 9 करोड़ 54 मुझे लाख है, जो वोटर पूछ रहा हूँ वो 970 कैसे बताइए हो ना, जाएंगे? मुझे ये बताइए, इसका जवाब नहीं मनमोहन इनके सिंह पास। जी के पहले चुनाव कोई आयुक्त जवाब का नहीं इनके चुनाव पास। कैसे होता था? मनमोहन सिंह जी के पहले चुनाव आयुक्त का चुनाव कैसे होता था अंशु जी, जरा बताइए। नहीं, पहले आप मुझे ये बता दीजिए कि वयस्क अगर 9 करोड़ 54 लाख है तो वोटर 970 कैसे हो गए? बस ये बता दीजिए दर्शकों को। ये आंकड़ा जरा आप आप लाए समझा कहां से, दीजिए, मुझे सब बता दीजिए, समझना चाह अपने रहे हैं इस आंकड़े का बात को। सोर्स दे दीजिए। 9 करोड़ 54 अपने लाख आंकड़े का वयस्क सोर्स दे थे, दीजिए साहब, तो अपने आंकड़े का सोर्स तो दीजिए। आप बताइए, राहुल महाराष्ट्र गांधी सरकार का की आर्टिकल, वेबसाइट पे राहुल देख गांधी कोई लीजिए। एजेंसी नहीं महाराष्ट्र है। सरकार अपने की आर्टिकल वेबसाइट का खोल सोर्स, लीजिए। अपने आप पढ़े लिखे नजर आते हैं, आप महाराष्ट्र सरकार का वेबसाइट खोल लीजिए। हाँ, भाई फिर राहुल उसमें गांधी क्या के देखूं? आर्टिकल पे मत छोड़िए, जाइए, अंशु, महाराष्ट्र क्या देखूं? सरकार का आप वेबसाइट खोल लीजिए। ठीक, मैं खोल रहा हूं। महाराष्ट्र सरकार की वेबसाइट खोल लीजिए। अगर वोटिंग देख परसेंटेज लीजिए। बढ़ा है इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट खोल लीजिए। तो इसकी बात आप चुनाव आयोग से करिए, चुनाव आयोग से शिकायत कर सकते हैं। इसमें कौशल कांत जी क्या जवाब दें? 5 बजे के बाद पढ़ा है, जो वोट नहीं पढ़ा उसी को तो इन्होंने वही तो बढ़ाया। सवाल कर रहे हैं कि आपको चुनाव आयोग के पास जाना चाहिए था। सिर्फ लोकतंत्र की हत्या करने वाले लोग हैं, ये संविधान को बदलने वाले लोग हैं। ये चाहते हैं कि संविधान बदल दें क्योंकि उसमें लोगों को वोटिंग राइट मिला हुआ है। बीजेपी लोकतंत्र को लूटतंत्र बनाना चाहती है, इसीलिए तो संविधान बार ठीक है, बार आड़े धर्मेंद्र आता है इनके समय चूंकि कम है, सामने, धर्मेंद्र इसीलिए जी। तो ये संविधान बदलना चाहते हैं। ये ठीक है, चाहते हैं कि जो नागपुर में धीरेन्द्र संविधान जी। रखा उसे लागू करें, अरे नहीं लागू साहब, कर पाएंगे, आपके देश की यहाँ से जनता लागू इमरजेंसी नहीं लगा कर के ठीक है, अंशु जी, कौशल कांत जी। जो रोबोट के प्रधानमंत्री बनाते तो वैसे संविधान ये चलेगा। नागपुर वाला संविधान आप- लागू नहीं हो नहीं, पाएगा, नहीं, चिंता मत नहीं, करिए। नहीं, सोनिया गांधी के घर वाला ये संविधान चाहते हैं कि चलेगा। जो नागपुर में गांधी इन्होंने फैमिली के संविधान घर वाला बनाया वो संविधान लागू कर चलेगा। दें, ठीक है, धर्मेंद्र जी, आप अपनी इसमें बात लोगों गांधी का करें। अधिकार फैमिली के नहीं घर है। वाला संविधान लोगों चलेगा। को बोलने लिस्ट की में नाम आ आजादी जाएगा, है, उसको धीरेन्द्र इलेक्शन जी, नहीं उसको चाहते, चुनाव नागपुर आयुक्त वाला बना दिया संविधान नहीं जाएगा। लागू होगा। ये वाला राहुल ये गांधी बाबा का साहब कानून भीमराव अम्बेडकर वाला चलेगा। संविधान ही चलेगा। राहुल गांधी जो वाला धर्मेंद्र जी, चलेगा। आप अपनी बात रखें। है ना? संविधान वाला संविधान चलेगा, नागपुर वाला नहीं, नहीं, संविधान आप लागू कौन नहीं सा हो चुप- पाएगा। अभी तक क्या हो रहा धीरेन्द्र जो जी, था? नागपुर के शांत संविधान कराइए, को अभी तक चुनाव देश में आयुक्त थोपना कैसे बनता चाहते, था? थोपा नहीं जाएगा। अभी तक चुनाव धीरेन्द्र आयुक्त जी, कैसे बनाते थे? बाबा साहब देखिए, धीरेन्द्र जी, ये सवाल बड़ा जायज है कि अगर 5 साल में 31 लाख वोट बढ़े तो 3 महीने में लास्ट चुनाव के समय अचानक 41 लाख वोट कहां से बढ़ गए। दूसरी बात, वोटों को जो अंतिम दिन आंकड़ा होता है फॉर्म 17C जारी करने में, सार्वजनिक करने में क्या समस्या आ रही है आयोग को? ये आयोग को बताना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी की मिर्ची नहीं लगनी चाहिए। दूसरी बात, देखिए, जब चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया का जब संविधान में समावेश किया गया तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा कि हम चुनाव आयोग को पूर्ण स्वतंत्र इसलिए कर रहे हैं जिससे किसी भी राजनीतिक दलों को बिना दबाव आए वो एक डंडे से हाँक सके। और विभिन्न समयों में सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, सुप्रीम कोर्ट जस्टिस आर नरीमन ने कहा, चुनाव आयोग को सिर्फ एक डंडा चाहिए जिससे वो राजनीतिक दलों के प्रभाव से बच सके, राजनीतिक दलों के प्रभाव से बच सके। लेकिन हुआ क्या? जो भाई हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी कह रहे हैं नहीं नहीं तो ठीक है, चुनाव आयोग में जब अनूप जायसवाल वर्सेस भारत संघ 2023 में फैसला दिया तो उसमें उन्होंने कहा एक कमेटी जिसमें प्रधानमंत्री और लीडर ऑफ अपोजिशन और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे और वो चयन करेंगे। तो उसमें 2 बदलाव की क्यों जरूरत पड़ी कि आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जगह पर अपना एक मंत्री कर लिए, दूसरा उसको बहुमत के आधार पर, ये भी नहीं कि तीनों को कैंसिल होना चाहिए। और उसका दुष्प्रभाव क्या हुआ? 2024 के चुनाव के ठीक पहले आपको याद होगा जो एक इलेक्शन कमिश्नर रिटायर हो गए, दूसरे इलेक्शन कमिश्नर ने इस्तीफा दे दिया और जब सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया तो आनंद फानन में रात में बुला करके, जिसमें लीडर ऑफ अपोजिशन चौधरी साहब ने आपत्ति भी किया था, अचानक ने आपने एक नियुक्ति कर दिया उसमें। तो ये जो प्रक्रिया निर्वाचन के समय में 10 सेकंड में सरकार कौशल कांत जी इस तरह जवाब। 10 सेकंड में जवाब। धर्मेंद्र जी, कितनी बार बताया जिस सुप्रीम कोर्ट के आदेश का आप हवाला दे रहे हैं उस आदेश के अनुसार ही कानून बना करके बनाया क्या गया। आपको चीफ जो जस्टिस ऑफ 75 इंडिया सालों पर से नहीं भरोसा बना नहीं था था? उस नहीं, कानून हम को सिंपल बना सा नहीं। सवाल चाहते नहीं तो वो हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का सिंपल आदेश सा। था भैया। नहीं, अरे सिंपल धर्मेंद्र भाई, नहीं, सिंपल सी बात, सुप्रीम चीफ कोर्ट का जस्टिस ऑफ आदेश इंडिया था बनाने के लिए। अरे साहब, अरे चीफ धर्मेंद्र भाई, जस्टिस ऑफ सुप्रीम इंडिया कोर्ट पे का आपको भरोसा आदेश नहीं था। था? वो टेम्परेरी कमेटी क्या थी। आदेश था? वो टेम्परेरी कमेटी थी। क्या आदेश था? वो क्या मैं बता आदेश रहा था? हूँ, वही तो वो जानना चाहते अस्थायी, हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कहा था जब अरे तक की सरकार चुनाव का एक इलेक्शन नहीं तो कमीशन को सरकार बनाने ने का क्या कहा प्रक्रिया था तय कि- नहीं कर।
अरे सुनिए ना धर्मेंद्र जी, please। तो क्या धर्मेंद्र सरकार जी, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा सरकार था को कि भारतीय आदेश जनता था पार्टी कि के जब तक कार्यकर्ता चलिए ठीक है, आप सभी विद्वानों का धर्मेंद्र जी, अंशुवसी जी, अशोकांत मिश्रा जी, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज स्टेट से जुड़ने के लिए। तो बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी की तरफ से ईवीएम और चुनाव आयोग को लेकर जो सवाल खड़े किए गए हैं उसको सियासी घमासान मचा हुआ है। अब हर बार यही होता है कि जब विधानसभा या लोकसभा चुनाव नजदीक आते हैं और ईवीएम को लेकर कई सारे सवाल विपक्षी दलों की तरफ से उठाए जाने लगता है। दो टूक में फिलहाल इतना ही, रुकते हैं छोटे से ब्रेक। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।